हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक नया टॉपिक एंगुलर फ्रिंज विड्थ लेकर आया हूँ, यानी प्रकाश का व्यतिकरण और उसमें फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई हम लोग देखेंगे। देखो स्टूडेंट, हमने अभी आपको पीछे बताया कि वी नो दैट, हमने जो पीछे बताया उसी से हम लोग इसको लेंगे। वी नो दैट फ्रिंज विथ देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि फ्रिंज विथ का फार्मूला क्या होता है, फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, वो हमने पीछे की आपको बताया। W इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी बताया। ठीक है स्टूडेंट, ये अभी इसके आगे हमने आपको बताया था W इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। स्मॉल डी क्या होती है? स्मॉल डी होती है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है। कैपिटल डी होता है स्लिट और स्क्रीन, यानी स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, स्क्रीन। ठीक है, तो वो कैपिटल डी होता है। लेमडा जो है वो वेवलेंथ है लाइट की। ठीक है। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ इसमें क्या होगी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ ठीक है, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, इसको थीटा लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू W अपॉन डी होता है। आप इसी से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी के अनुपात को कोणीय चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, यानी इसको हम यहां से अगर ऊपर से लिख दें तो थीटा का फार्मूला आ जाएगा लैम्डा अपॉन डी आ जाएगा, क्योंकि डी कैंसिल हो गया। यहाँ देखो W की वैल्यू रख दो तो डी लैम्डा अपॉन डी इंटू डी आ गया, डी से डी कैंसिल हो गया, लैम्डा बाई डी आ गया। अब इसकी यूनिट रेडियन में होगी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय चौड़ाई। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा सोर्स जिनमें सोर्स से जो हमारी तरंगे निकल रही हैं या लाइट निकल रही है, ठीक है, उनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इफ फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट बिटवीन टू सोर्सेस, देन सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। यदि किन्हीं दो स्रोतों के बीच कलांतर नियत है, कलांतर स्थित है, तो ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। ठीक है, यानी कला संबद्ध स्रोत में पहली विशेषता क्या होगी? पहली ये होगी कि फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। फेज डिफरेंस इनके बीच क्या है? कांस्टेंट है, यानी कलांतर नियत है। ठीक है, एक कंडीशन और इसमें लेते हैं कि दोनों स्रोत जो है किसी एक ही स्रोत से बने हों।
बोथ सोर्सेस आर फार्म्ड बाय ए सिंगल सोर्स, दोनों एक ही स्रोत से बने होंगे। ठीक है, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होंगे? ऐसे सोर्स जिनके बीच कलांतर नियत होगा, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यानी इफ फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस आर कांस्टेंट देन सोर्स इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, कलांतर नियत है। बोथ सोर्सेस आर फॉर्म्ड बाय ए सिंगल स्रोत, दोनों स्रोत एक ही स्रोत से बने हों। ठीक है, यानी अलग अलग स्रोतों से इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर दो स्वतंत्र स्रोत हैं, बिल्कुल सेपरेट सोर्स हैं, तो उनसे इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। प्रकाश तरंगों के प्रतिपालित व्यतिकरण की शर्तें। कैसे अच्छा व्यतिकरण होगा, कब अच्छा व्यतिकरण होगा, हम लोग उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो मेन कंडीशन है, पहला होता है, ठीक है, both sources must be coherent। Both sources must be coherent means they should be formed by a single source single source and phase difference should be constant and phase difference between them should be constant। ठीक है स्टूडेंट, यानी दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, यानी दोनों स्रोत एक ही स्रोत से बने हों, एक ही स्रोत से बने हों तथा उनके बीच कलांतर नियत होना चाहिए, तथा उनके बीच कलांतर नियत होना चाहिए।
दूसरा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, frequencies and wavelengths of both sources should be equal. Should be equal. दोनों तरंगों की आवृत्तियां और तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए। दोनों स्रोतों की आवृत्तियां और तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए। नंबर 3, तीसरा amplitudes of the both sources should be nearly equal. Should be nearly equal or equal. दोनों स्रोतों के आयाम लगभग बराबर या बराबर होने चाहिए। नंबर 4, distance between both sources should be minimum and source should be sharp and sources should be यानी अब इसका हिंदी वाले अपने से लिख लें कि दोनों स्रोतों के बीच की डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और
स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है, दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, यानी बहुत पतले पतले सोर्स हो और उनके बीच की दूरी बहुत कम हो, पास पास बिल्कुल हो। मिलीमीटर ऑर्डर की होती है स्मॉल डी। हमने आपको बताया है कि स्मॉल डी जो होती है, स्मॉल डी इज इक्वल टू मिलीमीटर ऑर्डर होती है, मिलीमीटर ऑर्डर। ठीक है, स्मॉल डी जो होती है वो मिलीमीटर ऑर्डर में होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफियरिंग बीम्स। ये दो बीम्स हैं जो पी पर इंटरफियर प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, बना रही हैं। अच्छा, इनमें एक के पाथ में हमने ये ट्रांसपेरेंट थिन प्लेट रखी है। ठीक है, यानी एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शी प्लेट रखने का प्रभाव, ये पारदर्शी प्लेट है जिसमें ये प्रकाश जा रहा है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग अगर मान लें n है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हमने यहाँ लिख दिया, उधर भी लिख देंगे। ये ट्रांसपेरेंट प्लेट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से देखेंगे। प्लेट से हम लोग शुरू करते हैं। लेट स्पीड ऑफ लाइट इन थिन प्लेट इज इक्वल टू v है। हमने इसमें मान लिया कि इस प्लेट के अंदर माना प्रकाश की चाल v है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, देन टाइम टेकन बाय लाइट क्रॉस टू द प्लेट। ठीक है, टाइम टेकन बाय लाइट क्रॉस टू द प्लेट। प्लेट को पार करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा, तो ये होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t अपॉन v हुआ है, टाइम हुआ है। ये डिस्टेंस है t, दूरी है, मोटाई है इसकी, और इसकी स्पीड v है इसमें। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहां से जानते हैं कि t और v को हम लिख सकते हैं c अपॉन n, तो n ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा nt अपॉन c। ठीक, सिंस n इज इक्वल टू होता है c अपॉन v होता है। ठीक है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू अपवर्तनांक होता है। तो ये v का यहां से फार्मूला c अपॉन n आया, तो c अपॉन n था, n डिवाइड का डिवाइड था, तो ऊपर लिख दिया हमने, इतना हो गया। यानी अब देखो स्टूडेंट, यहां से यहां तक का पाथ कितना हुआ उसका। ठीक है, टाइम टेकन बाय लाइट between S1 to P S1 to P, यानी S1 से P तक लाइट को जो टोटल टाइम लगे वो कितना होगा। देखो, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, T भाग में तो लाइट की स्पीड v है। ठीक है, T भाग में लाइट की स्पीड क्या है, v है, और खाली वाले भाग में लाइट की स्पीड c है। तो हम इसको टाइम में लगाएंगे S1p माइनस t, और इस भाग में लाइट की स्पीड c हुई। ठीक है, अच्छा, और इस वाले भाग में जो टाइम हुआ वो इधर लिखा है, और प्लस का हुआ nt
बाई सी हुआ। अब अगर हम सी दोनों के नीचे आ गया, ठीक, नीचे तो सी आ गया, तो ऊपर क्या हम लिख सकते हैं, देखो S1P माइनस टी और प्लस एन टी बाई सी लिख सकते हैं। इसको हम और थोड़ा सुधार दें, देखो तो एन टी उधर कर दें प्लस में आ जाएगा, टी इधर कर दें तो टी का माइनस में है ही है, तो इज इक्वल टू यहाँ से एक और हम थोड़ा लेते हैं, ये टाइम हमारा जो हो रहा है, ठीक है, ये हो गया S1P प्लस एन टी प्लस टी एन माइनस वन टी एन माइनस वन बाई सी हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा जो आया यहाँ पर, ये हमारा क्या आया, ऊपर का पाथ आया लाइट का, सी की चाल से लाइट चलती है, लाइट की स्पीड सी होती है, तो जो पाथ आया लाइट का, ये रियल पाथ इतना हो रहा है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हम लोग अब यहाँ पाथ डिफरेंस अगर लेते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है, अब जो पाथ डिफरेंस हमारा आएगा, ठीक है, वो हम अगर यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये हुआ हमारा, ये हुआ, ठीक। अब ये पाथ डिफरेंस को हम S2A लिखें अगर, तो S2A हमारा हुआ इज इक्वल टू S2P माइनस, ये पूरा आ जाएगा S1P माइनस टी एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो स्टूडेंट, इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये ऐड हो जाएगा, तो हमारा यहां पर आ जाएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2A प्लस टी एन माइनस वन आएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग लेते हैं एक्सएम लेते हैं, ठीक है, ये ऊपर की डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, एक्सएम लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हमारी एक्सएम है, ठीक, तो इसका जो फार्मूला आता है एक्सएम का, पीछे हमने आपको बताया है D अपॉन कैपिटल D एक्सएम आता है, ठीक है, S2P माइनस S1P की वैल्यू ये आती है, और ये पथांतर है। अगर यहाँ पे हम ब्राइट फ्रिंज लेट कर लें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पथांतर m लेमडा होता है, ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब प्लस इधर हो गया टी एन माइनस वन, वेयर, ठीक है, S2A इज इक्वल टू m लेमडा फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। देखो स्टूडेंट, अब यहां से हमारा देखिए एक्सएम की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, एक्सएम इज इक्वल टू ये डी लैम्डा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा इधर का क्या हो जाएगा, एम डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा, प्लस इधर देखिए ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d बाई डी हो जाएगा, अब ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ एक्सएम का फार्मूला। अब हुआ जब ये प्लेट इसके बीच में आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, वेयर m इज इक्वल टू कितना है, m इज इक्वल टू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
अब अगर हम सेंटर फ्रिंज का डिस्प्लेसमेंट देखें कितना होगा, तो हम इसको 0 ले लें एम की वैल्यू, ठीक है। फॉर सेंट्रल फ्रिंज, फॉर सेंट्रल फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज के लिए, ठीक है। m इज इक्वल टू 0 और सेंट्रल फ्रिंज क्या है, m हमारा 0 है, ठीक। तो m जब हमारा 0 है तो इसमें m 0 रख दें, तो ये हो जाएगा x नॉट इज इक्वल टू m की जगह 0 हो गया, d लैम्डा अपॉन d इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और प्लस d बाई डी n माइनस 1 इंटू टी हुआ। ये पूरा 0 हो गया, x नॉट का जो फार्मूला आ गया d अपॉन डी n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज है उसमें भी इतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, वो विस्थापित हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर हम कोई व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शी प्लेट रखेंगे तो फ्रिंजों की स्थितियां विस्थापित होती हैं, और उस विस्थापन का फार्मूला क्या होता है, d बाई डी n माइनस 1 इंटू टी होता है। अब देखो स्टूडेंट, n इज मोर देन 1, देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक वैल्यू है, n की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब सेंट्रल फ्रिंज भी ऊपर उठ जाएगी कुछ, ठीक है। तो आप इसको एक बार रिवाइज करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू मेन है यहाँ पर d अपॉन डी एक्सएम होती है, जो कि पीछे डेरिवेशन से हमने ले लिया है, और ये S2A पाथ डिफरेंस होता है। ब्राइट फ्रिंज के लिए m लैम्डा होता है, ये भी हमने पीछे से ले लिया है, और इन दोनों से हमने आपको एक्सएम की वैल्यू निकाली। एक्सएम ये पोजीशन है जो है, वो पोजीशन का यहाँ पे फार्मूला आ गया। ब्राइट फ्रिंज के लिए पहले आ रहा था m d लैम्डा बाई डी, लेकिन इसमें इतना प्लस होकर के आ रहा है, और ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो भी डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी, ठीक है ना।